गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने पिछले लेक्चर में बात की थी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, F=ma आया था और इसकी यूनिट हमने 1 न्यूटन को डिफाइन किया था। चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके। एग्जांपल में मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिख लो आप लोग। A car of mass 2000 kilogram is moving with a speed of 15 meter per second and brake is applied and car stops after 10 seconds, after 4 seconds. Find retarding force. Find retarding force. तो मास कितना है कार का? 2000 किलोग्राम बताया था और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड और स्टॉप ब्रेक लगाया तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड हो गई और टाइम जो लगा वो 4 सेकेंड। We have to find the retarding force. तो इसमें हम सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? A=v माइनस u अपॉन टी। तो v कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड और u है 0 मीटर पर सेकेंड। 15 फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। तो 0 माइनस 15 माइनस 15 अपॉन 10 माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। माइनस का मतलब ये क्या है? रिटार्डेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिटार्डिंग फोर्स की। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू e। तो m कितना है? 2000 है और a कितना है? -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो तो 1.5 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000 न्यूटन माइनस 30,000 न्यूटन। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने वर्कशीट में क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसे मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं हम लोग फोर्स। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम है 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और इसका मोमेंटम चेंज हो गया और मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम हो गया 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और जो मोमेंटम बढ़ा है उसमें टाइम लगा 4 सेकेंड। तो वी हैव टू फाइंड द फोर्स। तो फोर्स हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ बताया था F=P2 माइनस P1 अपॉन T। तो P2 है 4000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो 2000 अपॉन 4 500 न्यूटन ये फोर्स आ गया। 4000 में 2000 अपॉन 4 कितना हो गया? 500। तो 500 न्यूटन फोर्स आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोगों को। वर्कशीट भी है, उसमें से क्वेश्चन लगा लेना है।
तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलो, पहला एप्लीकेशन ये है कि क्रिकेट प्लेयर है, उसके पास बॉल आती है तो वो बॉल को कैच करता है। तो बॉल को कैच करते समय वो अपने हाथ को पीछे करता है। क्यों करता है पीछे, इस बात को हमको जानना है। अगर वो अपने हाथ को पीछे नहीं करेगा तो बॉल उसको हिट करेगी तो उसके हाथ में ज़्यादा हर्ट होगा, यानी कि उसको ज़्यादा चोट लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा, बॉल जो है हाथ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर हम हाथ को कैच करते समय पीछे करते हैं तो हाथ को कम हर्ट होता है, कम चोट लगती है, मतलब कि उस पर कम फोर्स लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? हाथ को पीछे करने पे फोर्स कम क्यों लगता है और हाथ को पीछे ना करें तो फोर्स ज़्यादा लगता है? और देखते हैं, जब क्रिकेट बॉल आ रही है उसके पास, तो क्रिकेट बॉल के पास स्पीड है और उसका मास है। इस वजह से क्रिकेट बॉल के पास कुछ मोमेंटम है। मान लेते हैं क्रिकेट बॉल के पास, मान लेते हैं क्रिकेट बॉल का जो मास है वो कितना होगा, मान लेते हैं 200 ग्राम। मास कितना है? 200 ग्राम की बॉल, और स्पीड जो है मान लेते हैं वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। तो मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम हो गया 200 अपॉन 1000 किलोग्राम में, ग्राम है ना, तो 200 अपॉन 1000 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। और U कितना है? 20। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये होगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका इनिशियल मोमेंटम। जब बॉल हाथ पे हिट करती है तो उसकी स्पीड 0 हो जाती है, यानी कि बॉल क्या हो जाती है? रुक जाती है। अगर बॉल रुक जाती है तो मोमेंटम क्या हो जाता है? 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो फोर्स कितना लगा? मान लेते हैं उसने हाथ को अपने पीछे नहीं किया, पीछे नहीं किया तो वो हाथ ऐसे ही, तो बॉल जैसे ही टकराएगी वैसे ही स्टॉप हो जाएगी। बहुत कम समय लगेगा। बहुत कम समय का मतलब मान लेते हैं 0.1 सेकेंड लगता है। तो फोर्स निकालो, तो फोर्स बराबर क्या होगा? फोर्स बराबर होगा P2 माइनस P1 अपॉन T। P2 है 0, P1 है 4 और टाइम है 0.1, तो ये हो गया -40 न्यूटन। कितना फोर्स लगा? -40 न्यूटन फोर्स लगा। ठीक, समझ आ गई बात? अच्छा, अब अगर हम सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर हम हाथ को पीछे करते हैं, अगर हम हाथ को पीछे करते हैं तो बॉल जो है मोमेंटम 0 लेने में तुरंत 0 नहीं होगा। बॉल पीछे आई तो बॉल, हाथ अगर मूव कर रहा है तो बॉल भी मूव कर रही है हाथ के साथ, तो उसकी स्पीड 0 होने में कुछ टाइम लगा। मान लेते हैं 4 सेकेंड लगा। कितना लगा? 4 सेकेंड लगा। तो अब फोर्स कितना लगा? अब आ गया P2 माइनस P1 अपॉन T। P2 है 0, P1 है 4, टाइम है 4, -1 न्यूटन। जब हाथ को पीछे किया तो फोर्स कितना लगा? 1 न्यूटन, और हाथ को पीछे नहीं किया तो फोर्स कितना लगा? 40 न्यूटन। तो ये अंतर, तो ये अंतर कैसे आया? टाइम के बढ़ने से। देखो फोर्स इक्वल टू क्या है? P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। तो टाइम मोमेंटम चेंज होने में
जितना ज़्यादा टाइम लगेगा फोर्स उतना कम लगेगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है कि क्रिकेट प्लेयर lowers his hand at the time of catching the ball because time is increased for reducing the momentum of ball. If time increases then force decreases. ये क्या हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, इस तरीके से पॉज करके नोट कर लेते हैं इसको। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि अगर सेकेंड एप्लीकेशन एग्जाम्पल क्या मतलब भाई एग्जाम्पल ही है कि अगर फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी कूदता है, फर्स्ट फ्लोर से मान लेते हैं 10 फीट की ऊंचाई से एक आदमी कूद रहा है नीचे और फ्लोर है, तो वो नीचे कूदेगा तो उसको चोट लगेगी, बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, गंभीर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा क्योंकि 10 फीट से कूदना बहुत बड़ी बात है। अगर हम वहाँ पे बालू का ढेर रखें और अगर उस बालू के ढेर में वो आदमी 10 फीट की ऊंचाई से कूदेगा उसको चोट नहीं लगेगी या कम चोट लगेगी। तो रीज़न क्या है कि बालू नहीं, डायरेक्ट फ्लोर पे जब एक पर्सन गिरता है तो ज़्यादा चोट लगती है। ज़्यादा चोट लगने का मतलब क्या है कि फोर्स ज़्यादा लगता है आदमी पर, जो फ्लोर से जब टकराएगा तो फ्लोर उस पर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स होने की वजह से उसको चोट ज़्यादा लगती है। अब बालू में जब कूदेगा तो चोट नहीं लगेगी, यानी कि बालू जो है वो आदमी जो फोर्स लगाएगा वो बहुत कम लगेगा। क्या रीज़न है? तो जब आदमी कूदा तो आदमी जब कूदा तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो टकराने से पहले उसकी कुछ स्पीड होगी तो उसका कुछ मोमेंटम होगा, P2 कुछ भी होगा, जो भी मान लो x मान लो, और जैसे ही टकराएगा मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब फ्लोर को जब टकराएगा तो तुरंत स्पीड 0 हो जाएगी, जैसे ही टकराएगा वैसे ही मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें टाइम बहुत कम लगेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। तो जब फ्लोर पे टकरा रहा है तो टाइम बहुत कम टाइम में मोमेंटम 0 हो जा रहा है, तो टाइम बहुत कम है तो फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। और बालू की वजह से वो बहुत तुरंत जो है उसका मोमेंटम 0 नहीं, बालू पे गिरने के बाद वो कुछ दूर नीचे आएगा, उसके बाद उसका मोमेंटम 0 होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ जाने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दो एप्लीकेशन थे, दो एप्लीकेशन से, और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ऐसा नहीं है हमने पूरे को वही दे दिया है, आप देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन है। तो ये 2 लॉ हम लोग पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F=ma बोल सकते हो। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो यहाँ से हम फर्स्ट लॉ की बात कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, पहले कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ए क्या हो गया, 0 हो गया, तो एफ क्या हो गया, 0 हो गया। यही बात तो कही थी फर्स्ट लॉ में, क्या कहा था कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक, सेकेंड कंडीशन क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस u अपॉन t, तो v और u बराबर है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो v और u क्या है, बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, तब भी 0 आ गया, तो फोर्स तब भी 0 आ गया। यही तो बात की थी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज 0। दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, और न्यूटन फर्स्ट लॉ हम न्यूटन सेकंड लॉ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी पर एक फोर्स लगाता है तो बी भी ए पर एक फोर्स लगाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। और समझ में, जैसे अगर हम इसको फोर्स करते हैं इसको, तो हमने फोर्स लगाया तो जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही फोर्स इस बोर्ड ने हमारे ऊपर लगाया अपोजिट डायरेक्शन। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ए which is equal in magnitude and opposite in direction। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ। तो ऑब्जेक्ट ए अगर ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगाएगा तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन क्या होगी। तो इसको आप लोग लिख लिया है, इस पॉज करके लिख लीजिएगा कि इफ ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी आल्सो एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए which is equal in magnitude and opposite in direction. One force is said to be reaction and other force is said to be one force is said to be action and other force is said to be reaction। यानी कि दो फोर्स है, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, तो ए ने बी पे फोर्स लगाया है तो बी ने ए पे फोर्स लगाया है, तो एक को बोलेंगे एक्शन और एक को बोलेंगे रिएक्शन। किसको एक्शन बोलेंगे, किसको रिएक्शन बोलेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर कर दो। दूर कैसे करना है कि जैसे हमने इस पर एक फोर्स लगाया तो इसने हमारे ऊपर फोर्स लगाया, तो लोगों को कंफ्यूजन ये है कि हमने जो फोर्स लगाया वो एक्शन है और वॉल ने जो हमारे ऊपर फोर्स लगाया वो रिएक्शन। वाई? तो रीजन सीधा सा है कि हमने फोर्स लगाया तब इसने फोर्स लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फोर्स लगाया तब इसने फोर्स लगाया, यानी कि पहले हमने लगाया बाद में वॉल ने लगाया। अगर पहले हमने लगाया बाद में वॉल ने लगाया तो कितनी देर बाद लगाया? 1 घंटे बाद लगाया, 2 घंटे बाद लगाया, 10 घंटे बाद लगाया, 10 दिन बाद लगाया। अच्छा, तो यानी कि हमने फोर्स लगा दिया, चले गए, 10 दिन बाद हमारे ऊपर फोर्स लगा रही, क्या हुआ? तो हमें याद आया 10 दिन पहले हमने वॉल पे फोर्स लगाया था तो वॉल का रिएक्शन। ऐसा नहीं है, हम जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो जब हम फोर्स लगाएंगे तब ये भी फोर्स लगाएगा, कोई टाइम लैग नहीं है। सॉरी, एक्शन और रिएक्शन एक साथ लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन लगेगा बाद में रिएक्शन लगेगा। तो एक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, इस बात को नोट कर लेना। एक्शन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। किसी भी एक फोर्स को एक्शन बोल सकते हैं और किसी भी दूसरे फोर्स को रिएक्शन। इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसी फोर्स को एक्शन बोलेंगे और उसके फोर्स को रिएक्शन। तो इसको हमने बोल दिया एक्शन और इसको बोल दिया रिएक्शन। एक फोर्स को एक्शन बोलना है और एक फोर्स को रिएक्शन। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्शन टेक्स ऑलवेज रिएक्शन। दिस इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म में हम लोग और इसको एलोबरेट करेंगे।